हेलो बच्चों, मेरा नाम सज्जन है और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है पी ब्लॉक। इस टॉपिक में हम लोग बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैस भी करेंगे। तो ये टॉपिक काफी लंबा है। अगर तुम इसको इन सारे फैमिलीज को एक ही मानो तो इसी वजह से मैंने इन सारी फैमिली को अलग अलग करके पढ़ाया है। तो जैसे बोरॉन के लिए बोरॉन फैमिली, कार्बन के लिए कार्बन फैमिली, ठीक है, ताकि तुमको चैप्टर में थोड़ा इजी लग सके। और जो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, ये एक्चुअली मैंने लाइव क्लासरूम के अंदर रिकॉर्ड किए हैं जूम के ऊपर। तो आप लोगों को बहुत जगह पे ऐसा लग सकता है कि मैं काफी देर के लिए रुका रह गया हूँ, वो इस वजह से ताकि बच्चे उसी टाइम पे नोट्स बना सकें। और अगर आप लोगों का नोट्स बना के हो चुका है तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप करके 15 से 20 सेकंड स्किप करके आगे जाके देख सकते हैं। क्योंकि ये लेक्चर मैंने ऑनलाइन बच्चों के साथ इंटरेक्शन के साथ लिया है, इसलिए बहुत जगह पे जहाँ पे बच्चों को डाउट है उन्होंने मुझसे डाउट पूछा और मैंने डाउट क्लियर भी किए हैं उसी समय। तो इस वजह से अगर आपको भी वैसा ही कुछ डाउट आ रहा होगा तो आपका भी वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको उसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिख देना, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द देने का ट्राई करूंगा। तो चलो, आप अभी वीडियो एंजॉय करो। अब यार अगर तुम इसको सिर्फ एक चैप्टर मानोगे कि हाँ भाई पी ब्लॉक एक बड़ा सा चैप्टर है, तो यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा और बहुत ज्यादा हार्ड पड़ेगा। तो इसीलिए इसको 6 अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। जो कि सबसे पहला चैप्टर जो इसमें पढ़ेंगे वो लोग पढ़ेंगे बोरॉन फैमिली, फिर पढ़ेंगे कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन, फिर वैसे ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर अपना हेलोजन और अपना इनर्ट गैस। ठीक है ना, अपन लोग ये आराम से देखते जाएंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पहले सारे बेसिक्स की बात करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं, दिखाई दे रहा है मेटल्स भी आ रहे हैं, नॉन मेटल्स भी आ रहे हैं, मेटलॉइड भी आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा पीरियड है या ऐसा ब्लॉक है जिसमें सारे के सारे टाइप के एलिमेंट आते हैं। तो सबसे पहले जनरल तो हम लोग को यही समझना है कि मेटलॉइड, नॉन मेटल और मेटल में फर्क कैसे समझे। तो ये आज समझेंगे और इसको कुछ जनरल ट्रेंड्स हैं वो सारी चीजें समझेंगे और फिर अपन लोग अपना बोरॉन फैमिली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और जब मैं तुम लोग को टाइम दूंगा लिखने का, तो ऐसा नहीं धड़ाधड़ अभी के अभी सब नोट डाउन करना चालू कर दो। ठीक है, मैं तुम लोग को प्रॉपर टाइम दूंगा और पूछूंगा कि लिख के हुआ है कि नहीं। ठीक है। और यार जैसे कि मैं अभी हूँ, तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल लगा के ही नहीं रखी है। अगर तुम लोगों को क्या पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक करना है और दिमाग में बिठाना है, तो यार जहां कहीं कहीं पढ़ने के लिए बैठते हो वहां पे एक पीरियोडिक टेबल का चार्ट लगा दो, बहुत ज्यादा बेटर होगा ये। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहली चीज, अभी इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पी ब्लॉक बोलते ही क्यों है, उसका मेन रीजन क्या है। अब जैसे कि मैं एक तुम लोगों को ये बताऊं, सब लोगों का एस ब्लॉक हो चुका होगा, तो मुझे ये बताओ एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होते हैं। एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होते हैं, चैट में लिखो जल्दी से। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, बट 2 ग्रुप क्यों होते हैं उसका रीजन क्या है। जैसे कि उसके अंदर एस, जो एफ सब शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक और दो। एस सब शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस वजह से उसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं। बट अगर तुम पी देखोगे, तुम क्या देखोगे, तुम्हारा पी वाला पार्ट देखोगे, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, 6। किसी को इसके अंदर डाउट था कि सर 6 ग्रुप क्यों हो रहे हैं, 6 से कम क्यों नहीं है, 6 से ज्यादा क्यों नहीं है। क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे मैं एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाऊंगा, मुझे नया नया ग्रुप मिलते जाएगा। जैसे कि अब जैसे कि अब ये सारी चीजें लिखने वाली चीजें, ये सब पूछ लिया जाता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सिंपल सा चीज है, द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, कि तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल हो रहा है। जैसे कि मैं बोरॉन की बात करूं, तुम्हारा किसकी बात करूं, बोरॉन की, उसका हाँ मैं क्या बता रहा था कि हाँ पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं। 6 ग्रुप होने का रीजन क्या है, जैसे कि ये एक है, इसके अंदर अभी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन आते जाएगा, तुम्हारा नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ते जाएगा। जैसे कि मैं बोरॉन की बात करूं, तुम्हारे बोरॉन के अंदर
तुम्हारे बोरॉन के अंदर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। तो तुम एक चीज नोटिस करना, इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है? पी सब शेल में जा रहा है। किसके अंदर जा रहा है? पी सब शेल में जा रहा है। तो यही यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया। और तुम लोग को ये चीज लिखनी है, अपने नोट्स बुक निकाल लो और उसमें फटाक से लिखना चालू करो। अब देखो, ये वाला पार्ट मत लिखना, इसके से ऊपर वाला पार्ट लिखना है, इतना सा ही पार्ट लिखना है, ठीक है ना? ठीक है, जल्दी 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 लिख लो। और जैसे ही लिख लेते हो, ये दोनों लाइन लिख लोगे ना, वैसे नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना चालू कर देना, ताकि मुझे समझ में आए कि नेक्स्ट स्लाइड करानी है। ठीक है, देखो एस ब्लॉक तुम लोग का ऑलरेडी हो चुका है, जहां तक मुझे लगता है एस ब्लॉक तुम लोग का बहुत अच्छे से हो चुका होगा। तो ये चीज बतानी थी क्या, ग्रुप 1 अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं या फिर अल्काइल मेटल्स होते हैं, ये तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है ना, मैं नेक्स्ट कराता हूँ। क्या बता रहा था मैं? हाँ, अब जैसे इसके अंदर कितने ग्रुप हैं? 6 ग्रुप हैं, चाहे तो कोई भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो अब तक जो बताया एकदम सही है। अभी अपने लोग को बेसिक आज जो बात करनी है, किसकी बात करनी है? बोरॉन की बात करनी है। बट बोरॉन की बात करने से पहले मैंने बोला था जनरल बातें करते हैं। जनरल बात करने में ये बता रहा हूँ, इन सबका एक जनरल फॉर्मूला होता है, इन सबका जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएगा, यहाँ पे पी के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन आते जाएगा। देखो ग्रुप 13 के ऊपर कितना हो जाएगा? NH2NP1। और ये कैसे आ रहा है मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसका टेंशन मत कर। अब जैसे ग्रुप 14 के लिए ये हो रहा है कि इसमें देखो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और पूरा सेम हो रहा है। ग्रुप 15 के लिए एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ग्रुप 14 16 के लिए एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 17 के लिए एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा, और लास्ट में अपना नोबल गैस इसके अंदर अपना 6 के 6 हो गए। इसलिए इनके बाद में कुछ है नहीं। तो बेसिक इसमें 3 टाइप के अपने वो रहते हैं, कंटेंट होते हैं। एक होता है अपना मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड। तो अपन लोगों को अगर मेटलॉइड समझ में आने लग गए तो अपन लोगों को सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो ये इसमें कुछ लिखने लायक नहीं था, सिर्फ जनरल बातें थी जो मुझे बताना था कि 6 ग्रुप क्यों होते हैं और किसके वजह से होते हैं। अब देखो ये समझने वाली चीज है, ये पता होनी चाहिए कि भाई इसके अंदर से मेटलॉइड कौन सा, मतलब जो यहाँ पे देखो डिंग 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 कर रहा है, ये हिल रहा है, ये वाला पार्ट पूरा क्या है मेरा? ये पूरा वाला पार्ट क्या है? ये मेरा पूरा मेटलॉइड है। अब ये पूरा मेरा मेटलॉइड है और इसको रटने की जरूरत नहीं। मैं तुम लोग को एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ, जिससे तुम लोग को अभी रट जाएगा कि भाई मेटलॉइड किसको बोलते हैं। और अगर तुम लोग को एक बार मेटलॉइड रट गए तो तुम नॉन मेटल मेटल के अंदर बहुत इजीली डिफरेंस बता पाओगे। तो जो ये वाला पार्ट है इसका मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ छोटा सा, तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुन लो। स्टोरी क्या है? जैसे कि एक ट्यूशन है जिसके अंदर 3 लड़कियां जाती हैं। वो 3 लड़कियों का नाम क्या है? सीता, गीता और ऐश्वर्या। तो अभी वो तीनों की तीनों बहुत ब्यूटीफुल है और एक लड़के से पूछा जाता है क्या ये तीनों तुम्हारे ट्यूशन में आती हैं? तो वो बोलता है हाँ। वो क्या बोलता है? ब्यूटीफुल सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। क्या ये चीज समझ में आई मैंने क्या बताई? एक और बताता हूं। भाई सबको ऑडियो आ रहा है ना? यस, देखो एक और बार बता रहा हूं। ब्यूटीफुल, अरे हाँ तुम भाई कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो बी के जगह पे। ये सिनोनिम्स ट्रिक्स तुम खुद से भी निकाल सकते हो। अगर कोई किसी वर्ड से ऑफेंड होता हो या किसी को बुरा लगता है, तब के लिए बता रहा हूं मैं कि भाई मेरे को नहीं सर, मेरे को ब्यूटीफुल वर्ड यूज नहीं कर रहा है, मेरे को बोरिंग यूज करना है, मेरे को बड़ा यूज करना है, महान यूज करना है, भाई तुम्हारे ऊपर है। बट मेन सिग्निफिकेंट स्टोरी को चेंज मत करो ताकि तुम लोग को याद रहे। ठीक है ना? ब्यूटीफुल सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। ठीक है, इसको मैंने आगे लिख के भी रखा है, ये अभी कहीं पे लिख लो फटाक से। मेटलॉइड क्या है? अभी इसमें से मेरे को बगैर देखे अगर कोई पूछे तो सर मैं कैसे बताऊंगा सीधा आ जाए? तो देखो ब्यूटीफुल सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। तो अगर इवन तो कहीं पे प्लेन भी दिया हो और मुझे समझना हो तो मैं इजीली बता सकता हूँ। ठीक है ना? यही वाला पार्ट है। देखो कुछ भी इसमें गलत हुआ क्या? नहीं। बट सर मुझे ये कैसे पता चले मेटल कौन सा, नॉन मेटल कौन सा? तुम मुझे बताओ, अगर ज्यादा वेट कौन लेगा? अगर समझो 100 किलो का कोई पर्सन है या कोई वैन है, अगर वो खड़ी रहेगी, एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा, ज्यादा बढ़िया से उसका वेट कौन ले पाएगा? मेटल की नॉन मेटल?
ज्यादा स्ट्रेंथ, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि भाई ज्यादा स्ट्रेंथ किस में होती है, ज्यादा वजन कौन उठा सकता है, मेटल उठा सकता है, ठीक है। वैसे ही वैसे ही वही कॉन्सेप्ट के ऊपर बता रहा हूं। अगर देखो, जो भी मेटलॉइड के नीचे होते हैं, जो भी तुम्हारा मेटलॉइड के नीचे होते हैं, वो नीचे इस वजह से क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो सारे मेटलॉइड और नॉन मेटल का वजन उठा सकते हैं, इस वजह से वो नीचे नीचे है। तो तुम कोई भी ग्रुप उठा लो रैंडमली, जैसे मैं ग्रुप उठा रहा हूँ ग्रुप 15, तो इसमें से मेरे को ये पता चल गया कि भाई ये दोनों क्या है, मेरे मेटलॉइड है। तो जो भी इसके नीचे होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा मेटल, और जो भी इसके ऊपर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा नॉन मेटल। तो क्या दोबारा मेटल और नॉन मेटल के अंदर पता करने में कुछ दिक्कत आएगी क्या? अब मेटलॉइड तो हम लोग को पता चल गया है कौन से होते हैं, और जब कभी तुम लोग को पता करना हो पी ब्लॉक में मेटल कौन सा है, तो जो भी मेटलॉइड के नीचे है, क्योंकि वो वजन उठा सकता है इस वजह से वो मेटल है, और जो भी मेटलॉइड के ऊपर है वो क्या है, मेरा नॉन मेटल है, क्योंकि वो वजन नहीं उठा सकता। तो सर इस हिसाब से मेरा बोरॉन फैमिली में कोई नॉन मेटल है ही नहीं। हाँ, एक और चीज बता दूं, जब आप लोग बोरॉन फैमिली पढ़ेंगे ना, ये एक्सेप्शनली रिच फैमिली है, इसमें भर भर के एक्सेप्शन है, अपन को वही देखने हैं, इसमें इतने सारे एक्सेप्शन है ना, पूछो मत। तो वही एक्सेप्शन आप लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला एक्सेप्शन तो ये दिख लिया, इसमें सिर्फ दो ही चीज है, क्या है, बाकी सब में देखो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बट तुम लोग सर इसके अंदर तो देखो सर ऐसा आ रहा है, इसके में लास्ट है, ध्यान से देखो, अपन लोग है ना 7th पीरियड नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, तो उसके बारे में इतना ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ, उसके बारे में इतना ज्यादा हम लोग को पता नहीं है, इस वजह से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 6 तक देखा है, ठीक है। अभी आप लोगों को बात करनी है बोरॉन फैमिली की, अभी आप लोगों को किसकी बात करनी है, बोरॉन फैमिली की बात करनी है। बोरॉन फैमिली की बात करने से पहले इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या सबको याद है ये एलिमेंट्स को कैसे याद रखते हैं? सबने अपनी, मतलब अब तक तो बहुत सारी ट्रिक्स सबको पता चल गई होगी इसको याद करने की, क्या है, ठीक है ना। कि सबसे पहला होता है बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडीनियम, फिर थैलिनियम। अच्छा, मेरे को पता है मैं इनका तीनों का नाम थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस करता हूँ, नम लगा देता हूँ यहाँ पे जबकि एन नहीं है, बट यार मेरी अभी वो आदत बन गई है, तो मैं छाकर भी नहीं छोड़ पाता हूँ। चलो ठीक है, ये जाने दो। तो एक छोटी स्टोरी मेरी भी सुन लो, अगर जिसको नहीं पता है इसको याद कैसे रखना है। शक्तिमान का एक्चुअल नाम क्या है, किसी को पता है? शक्तिमान, अच्छा शक्तिमान तुम लोग में से किस किसने देखा है, पता है कि नहीं शक्तिमान कौन है? अरे अरे एक्चुअल नाम नहीं, मतलब शो में उसका नाम क्या है? बाल गंगाधर विद्याधर ओमकार शास्त्री। यार हाँ, गंगाधर, ठीक है ना। तो उसको बचपन में किस नाम से चिढ़ाते थे? बाल गंगाधर। उसको बचपन में किस नाम से चिढ़ाते थे? बाल गंगाधर। और सबको ये भी पता होगा कि भाई शक्तिमान के पास एक ऐसी पावर होती है, वो अपने आप को छोटा कर सकता है, एंटमैन की तरह एकदम छोटा बना सकता है, ठीक है ना। तो उसी के ऊपर एक सिंपल सी स्टोरी है। तो अभी है ना, वो छोटा बन के एक थैले में जाके बैठ जाता है, बट क्योंकि हम लोग को असली नाम पता है तो अपन लोग क्या बोलेंगे, बाल बी, ये पूरा इधर मिला के हो जाएंगे, बाल गंगाधर इन थैला। मतलब शक्तिमान छोटा हो गया है और वो जाके बैठ गया थैले में, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, बाल गंगाधर इन थैला, बाल गंगाधर इन थैला। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, तुम जिस तरीके से याद करना चाहो उस तरीके से रख सकते हो, ठीक है ना। अभी ये तो हो गया इनको नाम को याद करने का तरीका, बट ये तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को पता था कि नाम कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं, क्यों रखते हैं, ठीक है ना। बाल गणेश इन थाईलैंड, हाँ ये भी चलेगा। अरे बहुत सारे तरीके हैं यार, मतलब ये याद रखना, अगर तुम खुद का तरीका बनाओगे ना तो ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू किसी के बताए हुए से याद रखना। और हार्डली 2 से 5 मिनट लगेगा, तुम बैठ जाओ ना, तुम खुद से इसके ट्रिक्स निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो बात होगी अपने नॉर्मल वाले के लिए। अब बट मेन मैंने बताया था कि भाई यही क्यों होता है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताना है। मैं जनरल ग्रुप्स का बता चुका हूँ, 13 ग्रुप का क्या होता है, 14 का क्या होता है, 15 का क्या होता है, 16 का क्या होता है, एनएस करके भाई NS2 NP1, ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रुप 13 का। बट सर ऐसा क्यों होता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देखते हैं, तो मुझे सब लोग बताओ बोरॉन का, ठीक है। अब मुझे बताओ बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है तुम्हारा, 1s2 2s2 2p1। क्या ये सही है? क्या इस यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम है मैंने कैसे लिखा है? वैसे एल्यूमिनियम का देखो, एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p
2p6, फिर वापस, अरे सॉरी, हाँ 2p6, फिर मेरा आ जाएगा किधर गया, 3s2 3p1। अच्छा एक चीज नोटिस की, बोरॉन मेरा सेकेंड पीरियड में था, तो पी भी किस में आया, सेकेंड में। एल्यूमिनियम मेरा थर्ड पीरियड में, तो ये भी देखो किस में आया, थर्ड पीरियड में। क्या यहां तक किसी को कुछ डाउट है ये 2 और 3 के अंदर कैसे लिखते हैं? अच्छा तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है ना सबको? क्योंकि यार मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो मैं इसका जनरल तुम लोग को लिख के दिखा रहा हूँ, सबका लास्ट लास्ट, सिर्फ लास्ट के दो दिखा रहा हूँ, एस और पी लिखे हुए। तो देखो इसका बोरॉन का ये हो जाएगा, फिर एल्यूमिनियम का ये हो जाएगा, फिर तुम्हारा गैलीनियम का ये हो जाए। मुझे पता है मैं इसका नाम गलत बोल रहा हूँ, गैलियम होता है, बट मेरा निकलता ही गैलीनियम है, पता नहीं क्यों। तो यार मैं पहले ही बता चुका हूँ, नाम बोलने में थोड़ा सा हाथ टेढ़ा है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो अब एक जनरल चीज देखो, सेकेंड पीरियड के अंदर 2 आ रहा था, थर्ड में 3 आ रहा था, फोर्थ के अंदर 4th आ रहा था, फिफ्थ के अंदर 5th आ रहा था, सिक्स के अंदर 6th आ रहा था। तो इन्हीं सबको ये ऑब्जर्वेशन देख के मैंने एक जनरल मेथड निकाला, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, NS2 NP1। एन का मतलब है जिस भी पीरियड का तुम लिखना चाहते हो वो पीरियड का सिर्फ नंबर लिख दो, और ये तो बाय डिफॉल्ट होगा ही क्योंकि ये ग्रुप 13 है। क्या यहाँ पे किसी को डाउट है? ये फटाक से नोट डाउन कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा हुआ, ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये नोट डाउन करना है, जैसे ही नोट डाउन कर लोगे सब लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना चालू करना, क्योंकि दोबारा डाउट नहीं होना चाहिए एन कैसे आया, क्यों आया, कहाँ आया। यार एक तो फ्लो टूट गया, तो वैसे भी थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ठीक है ना। अरे किसी को ऑडियो में कुछ भी दिक्कत नहीं है ना अभी तक? ठीक है ठीक है। तो मेरे को काफी सारे नेक्स्ट नेक्स्ट मैसेज आ चुके हैं, तुम्हारा लगभग लगभग सबने लिख लिया होगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अच्छा ये छोटा सा मेरे को रिकैप देना है, क्योंकि अब जैसे कुछ टर्मोलॉजी यूज होंगी आगे, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, आयनाइजेशन क्या है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा रिकैप कराने वाला हूँ, तुम लोग का ऑलरेडी हो चुका होगा 11th में, मुझे अच्छे से पता है कि केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में केमिकल बॉन्डिंग में सब अच्छे से कर चुके हो तुम लोग, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा रिविजन कर रहा हूँ, तो 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए पेन रख दो, सिर्फ जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। सबसे पहला जो डेफिनेशन है टेक्स्ट बुक से, जो एनसीईआरटी से, आयनाइजेशन का, वो क्या बोलता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड या गिवन टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब तुम एक अकेले एलिमेंट या फिर एटम का बता सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अच्छा किसी को डाउट है आयनाइजेशन एनर्जी में? तो मैं एक्सप्लेन करता हूं ये आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। अगर डाउट है तो सिर्फ बता दो, या डाउट लिख दो, या डी लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेके एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या होता है। कोई है जिसको कुछ भी डाउट हो इसके अंदर, छोटा सा भी? अरे भाई सबको ऑडियो आ रहा है ना मेरा? हेलो, यस सर। अरे तो ये तो बताओ इसमें कुछ है कि? नो डाउट नो डाउट। अरे एक ने लिखा, सिर्फ भक्ति के अलावा और किसी को नहीं पता है कि क्या होता है ये? और मैं ये मजाक, मतलब वैसे मैं डांटने या वैसे के लिए नहीं बोल रहा, अगर नहीं पता है तो अभी बता दो, तो मैं बताना चालू कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान रखने की थी, वो आइसोलेटेड थी, कि मतलब इसके अंदर तुम लोगों को एनर्जी देनी पड़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर तुम लोग को एनर्जी देनी पड़ती है, इससे एनर्जी निकालते हो। देखो रिलीज वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। अब जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है ना, ये अट्रैक्ट करने की पावर होती है। ये क्या होती है मेरी? अट्रैक्ट करने की पावर होती है। और अगर अट्रैक्शन चल रहा है तो इसके अंदर कोई 2 लोग होने चाहिए। तो ये बेसिकली हमेशा जब भी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी होता है, ये हमेशा तुम्हारा आता है बॉन्डेड मॉलिक्यूल में। ये अकेले एलिमेंट के साथ तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बता सकते हो। और तुम बोलोगे नहीं सर मुझे तो पता है फ्लोरीन का 4 होता है, फ्लोरीन का 4 होता है, ये सर अकेले कैसे बता दिया मैंने? यार ये तुम लोगों ने मेथड यूज किया था, स्केलिंग मेथड यूज किया था, जिस वजह से हम लोग को इजी हो सके बताना। बट एक्चुअल में जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी होती है, तुम लोग को हमेशा 2 एलिमेंट या 2 मॉलिक्यूल होना कंपलसरी है,
ठीक है ना। तो ये जल्दी से लिख लो कहीं पे, ये जल्दी से लिख लो, ये पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे लिख लो नेक्स्ट टाइम लिखना चालू करो। अगर ये डिटेल में बताना तो अभी कोई ना कोई मुझे बता दो, फिर बाद में आगे कुछ बता नहीं पाऊंगा मैं। ऑलरेडी रिटर्न, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना चालू कर दो, जैसे लिख लेते हो ना नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना चालू कर दो, ताकि मेरे को समझ में आ जाए। जैसे 15-20 नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि अगला स्लाइड जाना है, या एन भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट एक या ऐसे उत्सव ने, और वो नाम पढ़ना भूल गया था। और यार अगर किसी का नाम मैं गलत ले लेता हूं तो यार अफेंड मत होना, मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि मेरा है थोड़ा सा कुछ वर्ड्स निकलते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धार्थ, नहीं सिद्धांत, हाँ सिद्धांत है। चिराग, शुभम, सौम्या, इन सब ने लिख लिया है। प्रियांशु ने भी लिख लिया है। तो मतलब मेरे ख्याल से लगभग लगभग सबने लिख लिया होगा, कोई ऐसा होगा नहीं जिसने अब तक नहीं लिखा होगा। काफी ज्यादा नेक्स्ट आ गए, ठीक है। और इसमें फर्क भी सबको पता है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कभी कभार इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर ये बाय द वे ऐसा होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुम लोगों को पता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो तुम लोगों को 3 स्टेटमेंट करेक्ट पता करनी होती है और 1 रॉन्ग पता करनी होती है। ये नॉर्मली उस टाइप के अंदर क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, जेई मेन के अंदर। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए था कि भाई जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये आइसोलेटेड एटम के ऊपर ही होता है। इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये प्रॉपर्टी है किसका, बॉन्ड मॉलिक्यूल का। तो अगर कहीं पे लिखा हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, तो तुम दिमाग लगाओगे हाँ यार फ्लोरीन का मुझे पता है फ्लोर होता है, और फटाक से उसको राइट करके आओगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से मैंने बताया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब भी तुम्हारा लगता है, वो तुम्हारा लगता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जैसे कि मैं अगले वाले स्लाइड में बताने वाला हूं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाला लाइन लिखो, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम लास्ट में लिख चुके हो। सिर्फ ये वाला लाइन लिखना जरूरी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट, और शेयर पेयर को अंडरलाइन कर देना, या अगर 2-3 पेन लेके बैठे हो, पेंसिल लेके बैठे हो, तो उससे लिख देना अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत को ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। यहां तक जो कुछ डाउट है, लास्ट वाला जैसे लाइन लिख लेते हो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना चालू करो। लास्ट वाला लाइन लिख के नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना चालू करो। सिर्फ लास्ट वाला लिखना है, सब लिखने की जरूरत नहीं थी इसमें, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज तुम ऑलरेडी पीछे लिख चुके हो। ये वाली चीज है ना, तुम ऑलरेडी लिख चुके हो, इस वजह से जरूरत नहीं थी। और इस भरोसे में मत बैठना कि भाई पीपीटी मिलने वाला है तो मैं लिखूंगा नहीं तो चल जाएगा, मैं बाद में नोट्स बना लूंगा। तो मुझे सुनने में आया है कि भाई तुम लोग बस मूवी की तरह देखते हो और लिखते लिखते कुछ हो नहीं। अच्छा, जैसे कि सिंपल सा 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या होता है। जैसे कि अब देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, पहले ये बताओ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? हाँ क्लोरीन की है, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया था गलती से, ठीक है क्लोरीन की है। तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव साइन आएगा। ये पार्शियल जो है ना, यही सबसे इसमें पता होना चाहिए। पार्शियल का मतलब क्या होता है, ये अपने पास कुछ पार्शियल इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अपने पास रखता है। मतलब जो इसमें ऐसा सर्कुलर क्लाउड होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन का, वो कुछ कुछ ऐसा 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 होने लग जाता है, ठीक है ना। देखो, क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हेंस अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ एंड हेंस डेवलप पार्शियली नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये पूरा कंप्लीटली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि इस केस में क्या हो रहा है, जैसे एक नीचे एग्जांपल दिखाता हूं, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इस पे जा रहा है। तो कभी भी देखना इस पे पार्शियल साइन नहीं आएगा, क्योंकि कंप्लीटली आ रहा है। ये फर्क तुम लोगों को पता होना चाहिए, और इसके अंदर बहुत ज्यादा तुम्हारा घुमाते हैं जेई मेन में और नीट के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी अपन लोग लिख चुके हैं। बस ये बहुत जरूरी है, ये लिख लो कहीं पे नहीं लिखा है तो, ये दोनों लाइन। अच्छा पहले बता देता हूँ क्या। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना, पहले तो इन दोनों में फर्क होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या फर्क है। दोनों को इलेक्ट्रॉन से प्यार है, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, मैं मानता हूं, बट फर्क ये है
ये जो है ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ अट्रैक्ट करता है। सर दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ? अगला जो एक एग्जांपल दूंगा उसमें तुम लोगों को समझ में आएगा। जैसे ये कैसी प्रॉपर्टी है? दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ आइसोलेटेड एटम, ठीक है, इतने देर से मैं बता रहा था। और दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्डेड एटम। क्या यहां तक किसी को कुछ डाउट है? क्या यहां तक किसी को कुछ डाउट है? और दूसरा, दिस इज अबाउट एक्सेप्टिंग। बोलो शुभम, तुमने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट है तो पूछो। ये जो होता है इट इज अबाउट एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने वो थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया जिसमें पूरा इलेक्ट्रॉन आ चुका था, ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है। ये बोलता तो है कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट अपने पास इलेक्ट्रॉन रख नहीं पाता है। अब मैं एक और आगे दो एग्जांपल दूंगा फ्लोरीन और क्लोरीन का, तो तुम लोगों को ये दोनों चीज समझ में आ जाएगी। तो फटाक से ये चीज लिख लो, दो दो हार्डली 1 मिनट लगेगा लिखने में, फटाक से लिख लो। क्योंकि ये दोनों में मेन डिफरेंस क्या, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे लिख ले तो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना चालू करो। श्रेयस ने लिख लिया है, गोविंद ने लिख लिया है, मनन ने लिख लिया है, नमन ने लिख लिया है, भक्ति ने लिख लिया है, चैतन्य बोलो। तुम लोगों का हैंड रेस ऐसे गलती से हो जाता है कि यार तुम लोगों को जेन्युइनली कुछ डाउट होता है? ठीक है, ठीक है, चलो। अब देखो इससे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाह रहा था कि भाई दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। जैसे कि सॉरी, हम लोग को पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। बट अगर हम इन दोनों के बीच में ही कंपैरिजन करें, हम दोनों इन दोनों के बीच में ही अगर कंपैरिजन करें फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, तो हम लोग को बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। क्या डिफरेंस? ये देखने मिलेगा जो फ्लोरीन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मुझे समझ में आ रहा है, बट लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है। ये कम करता है, ये ज्यादा करता है। पर सर ऐसे कैसे? ये तो अपनों को पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसको तो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा प्यार होता है, सो कहीं से भी मिले ये रख सकता है। दिक्कत आ जाती है ऐसे समझो, अब तुम लोगों को पैसे से बहुत ज्यादा प्यार है, या सॉरी पैसा नहीं यूज करता हूँ, चॉकलेट से बहुत ज्यादा प्यार है। तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 पॉकेट्स हैं और उसमें तुम 6-6 चॉकलेट भर चुके हो, है ना? ये फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ, 6-6 चॉकलेट भर चुके हो। तुम लोगों को एक 7वां चॉकलेट दिखता है और तुम चाहते हो कि वो चॉकलेट भी तुम रख लो, बट यार तुम्हारे पॉकेट में जगह ही नहीं है वो 6वां चॉकलेट रखने का। तो तुमको प्यार तो बहुत है चॉकलेट से, पर तुम वो रख नहीं सकते। बट क्लोरीन के पास क्या है ना, इसके पास, इसको प्यार भी है चॉकलेट से और इसके पास जगह भी है। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है, एज कंपेयर टू फ्लोरीन ये नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि इसका साइज ज्यादा बड़ा होता है। क्लोरीन का जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये जो चीजें थी यार, मुझे जहां तक लग रहा है तुम लोगों को पता होंगी, ठीक है? तो ये लिखना है तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आगे जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि भाई ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस वजह से ज्यादा हो रहा है, इस वजह से कम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दोनों में फर्क होता है, तो तब तुम लोग का सर नहीं घूमना चाहिए कि नहीं यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों तो सेम ही होता है, दोनों अट्रैक्ट ही करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने पास पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन रख लेता है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके पास सिर्फ खींचने की ताकत होती है, मतलब वो लालच होती है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए 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 चाहिए, बट ये नहीं देखता कि भाई उसके पास जगह है कि नहीं, ठीक है ना? मैं अगला कराना चालू करता हूं, ठीक है? आप मतलब आप लोगों ने डेफिनेशन देख लिया, डिफरेंस बिटवीन देख लिया, एग्जांपल्स देख लिया, रिलेशन बिटवीन देख लिया, तो ये सिंपल सी चीजें थी। और ये तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा कि ये 4 होता है, 3 होता है, 2.8 होता है, 2.5 होता है, ये तुम लोग ने ऑलरेडी लिख रखा होगा। बट मैंने डाल दिया कि भाई तुम लोग को जिसको ना पता वो एक बार देख ले कि भाई, और इसको मेजर करने का जो वो है स्केल है, एक मल्किंग स्केल है और एक पॉलिंग स्केल है, जो तुम लोग ऑलरेडी तुम लोग फॉर्मूला वार्मूला कर चुके रहोगे, ठीक है ना? अभी मेन मेन अपने लोग को पढ़ना था पी ब्लॉक। हाँ सर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये सब कराने लगे सर, चुपचाप सर पी ब्लॉक कराओ ना सर। तो देखो पी ब्लॉक कराने से पहले ये सब बताना जरूरी था। अब देखो पी ब्लॉक में आज जो अपन लोग बात करने वाले हैं वो मोस्टली 3-4 लेक्चर तक इसी की बात चलेगी कि अपन लोग सारे इसी के रिएक्शन देख रहे हैं, जो भी रिलेशन होगा सब बोरॉन फैमिली से ही होगा। और एक और चीज बता दूं, ये एक्सेप्शनली रिच फैमिली है, मतलब इसमें भर भर के एक्सेप्शन है, भर भर के। अच्छा किस किसने कोटा फैक्ट्री देखी है? उसमें वो डायलॉग यूज करता है पता है? हाँ सर उसमें डायलॉग यूज करता है,
कि भाई बोरॉन में सिर्फ यही एक मोनोलॉग रहता है जिसके अंदर वो बोलता है कि भाई केमिस्ट्री में भर भर के एक्सेप्शन, ये करो तो फिर ये। तो उसमें एक मोनोलॉग में ये भी यूज करता है कि भाई बोरॉन फॉर्मूले में सिर्फ ये एक्सेप्शन है कि डेंसिटी के अंदर ये कोई एक्सेप्शन शो नहीं करता। जो मैंने बोला वो समझ में आया? तो मतलब बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सब में ये एक्सेप्शन शो करेगा, सब में। सिर्फ डेंसिटी के अंदर ये कोई एक्सेप्शन शो नहीं करता, बोरॉन फैमिली का ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो अभी अपन लोग वही बात करने वाले हैं कि भाई कैसा क्या एक्सेप्शन है। जैसे कि ये अभी यहां से तुम लोग को लिखना चालू करना है, तो पहले मैं जो बता रहा हूं पहले वो समझ लो। ठीक है, सबसे पहली पहली चीज जो मैं बात करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ ऑर्डर ऑफ साइज, मतलब किसका साइज कितना बड़ा। तो ये नॉर्मल पीरियोडिक टेबल से अपने लोगों को पता है कि डाउन द पीरियड जो साइज होती है वो इंक्रीज होती है, कि नंबर ऑफ जो शेल्स होते हैं वो इंक्रीज होना चालू हो जाते हैं। पहले एस होता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। तो ऑब्वियसली बात है मेरा क्या होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए। बट क्योंकि ये बोरॉन फैमिली एक्सेप्शन शो करेगी, अब एक्सेप्शन शो करेगी तो पहले अपन लोग ये देख लेते हैं एक्सेप्शन किस वजह से शो हो रहा है। तो अपन लोग को ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गैलीनियम भी रटो फिर थैलीनियम भी रटो, ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। अब देखो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, पहले मेरा एल्यूमिनियम आना चाहिए था, फिर मेरा गैलीनियम आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? उसका रीजन है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। उसका रीजन क्या है? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। और जो नीचे वाला है इसका रीजन है लेंटेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और जो मैक्सिमम जो एक्सेप्शन आ रहे हैं ना, वो दोनों सिर्फ इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ रहा है। तो आगे मैं तुम लोग को यही समझाने वाला कि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अगर तुम लोग को ये समझ में आ गया ना, तुम लोग का मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल मैक्सिमम बोरॉन फैमिली समझ में आ जाएगी। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ, ये मैं आऊंगा थोड़ी देर में, ये अभी लिखो मत, पहले मैं 2-3 स्लाइड पहले समझा देता हूँ, फिर रिटर्न इसके ऊपर आएंगे। ठीक है ना? अब मुझे तुम ये बताओ, इसके अंदर से मुझे ये बताओ, पहले वाले के अंदर क्या है? एस है और पी है। एल्यूमिनियम में भी क्या है? एस और पी सब शेल है। तो मुझे ये बताओ किस सब शेल से डी चालू हो रहा है, किस एलिमेंट से मेरा डी सब शेल चालू हो रहा है, किस एलिमेंट से डी सब शेल चालू हो रहा है। मतलब जिसमें डी का सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आता है वो कौन सा है? यार तुम्हारे सामने है पीरियोडिक टेबल, सिर्फ उसके इनिशियल्स लिख दो पूरा। हाँ, एस सी। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? स्कैंडिनियम से सबसे पहला डी मेरा सबशेल चालू हो गया, और डी अगर सबशेल चालू है तो वो लगातार 10 इलेक्ट्रॉन शो करेगा, 1 2 3 4। ये पूरा लाइन किसका है? डी सबशेल का है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है गैलीनियम के अंदर भी डी आएगा। तो मतलब जो मेरा बोरॉन फैमिली है उसमें सबसे पहला डी सबशेल किसमें शो कर रहा है? गैलीनियम में शो कर रहा है। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? फिर एक और चीज बताता हूं। सबसे पहला एफ ब्लॉक बोरॉन फैमिली में से एफ सबशेल किसमें चालू है? एफ सबशेल किसमें चालू है? पूरे सिर्फ बोरॉन फैमिली की बात कर रहा हूं। अगर ये दोनों चीज तुम लोग को क्लिक हो गई ना, तुम लोग को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ तुम लोग के कॉन्सेप्ट, भाई बहुत लोगों को पी ब्लॉक ना बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि यार तुम बेसिक चीजें नहीं पढ़ोगे ना तो ये बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा। अगर बेसिक चीजें समझ में आ गई, सही है, थैलीनियम, बेटा बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया बताने में। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, यहां से देखो, ये दिखाई दे रहा है 14, ये देखो गायब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरा एफ बी चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा? एफ। एफ के बाद में डी, फिर जाके मेरा क्या आएगा? पी आएगा। ठीक है ना? तो मोस्टली इन्हीं दोनों की वजह से होता है। अब क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये बात करते हैं। डी ब्लॉक चालू हो रहा है गैलीनियम के ऊपर, तो जो भी फर्क पड़ेगा वो गैलीनियम और थैलीनियम के ऊपर पड़ेगा। गैलीनियम के ऊपर फर्क पड़ेगा डी ब्लॉक से, और थैलीनियम के ऊपर फर्क पड़ेगा तुम्हारा लेंटेनाइड या फिर एफ ब्लॉक की वजह से। ठीक है, फर्क क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल शो पुअर शील्डिंग। सर पुअर शील्डिंग का मतलब क्या होता है? पुअर शील्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो ये वाला पार्ट देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा अंदर क्या है? न्यूक्लियस है जिसके पास तुम्हारे प्रोटॉन बैठे हुए हैं, और यहाँ पे तुम्हारे बाहर ऑर्बिट्स में घूम रहे क्या? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं अंदर, क्यों भाई? अंदर पॉजिटिव चार्ज है ना, सबके सब अंदर जाना चाहेंगे। बट यहाँ पे जो ये वॉल होती है, नॉर्मली हर एक जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये क्या होता है? एकदम स्ट्रांगली खड़े रहते हैं, ये अंदर घुसने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना चालू करेंगे। बट क्योंकि तुम लोगों को पता होगा ये स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, है ना? तो ये काफी वीक फॉर्मेशन हो जाता है एफ ब्लॉक का या डी ब्लॉक का। तो इस वजह से क्या हो जाता है? ये अंदर घुसना चालू कर देते हैं।
जिस वजह से ये अंदर घुसना, मतलब ये एकदम स्ट्रॉन्ग वॉल होनी चाहिए थी जो कि एकदम बढ़िया से रिपेल करना चाहिए था, बाहर के जो भी लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करना चाहिए था। बट क्योंकि ये खुद ही इतना मजबूत नहीं है या इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन नहीं दिखाता है इनको, तो क्या होने लग जाते हैं, दोनों के दोनों अंदर सिकुड़ना चालू कर देते हैं। तो ये पूरा अंदर सिकुड़ेगा, सिकुड़ना मतलब श्रिंक होना चालू हो जाते हैं, या फिर इंग्लिश में बोले तो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाते हैं। अगर मेरा ऑर्बिट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यार जो मेरा एटम है उसका साइज छोटा नहीं होगा क्या? हाँ या ना बोल, यस या नो लिखो। मतलब ये चीज सबको क्लिक हुई कि भाई क्योंकि ये वाला जो ऑर्बिट था ये इतना स्ट्रॉन्ग मजबूत रिपल्शन नहीं दिखा पाता आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, इस वजह से क्या होने लग जाता है वो, क्योंकि देखो अंदर तो अपना प्रोटॉन बैठा है, वो तो अपना पोजीशन चेंज करेगा नहीं, तो पोजीशन कौन चेंज कर सकता है? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 सब लोग क्या होने लग जाएंगे, अंदर खींचने चालू हो जाएंगे। फिर इसका साइज क्या हो जाएगा, देखो ऐसा कुछ छोटा सा साइज बन जाएगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट था? देखो ये यहाँ पे डेफिनेशन दिखा हुआ है, द इनर डी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड पुअर शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब क्या है? नो डाउट। अच्छा मैं बोला यार नहीं समझा। ना, पुअर शील्डिंग बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में ये प्रॉपर शील्ड क्रिएट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये शील्ड वीक है, इस वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अंदर आना चालू हो जाते हैं। अगर अंदर आना चालू हो जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसका साइज क्या हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा। अब देखो सेम चीज है, क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे देखो, डी इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल शो पुअर शील्डिंग, ये मुझे पता चल गया। क्यों? क्योंकि भाई अब सब लोग अंदर आना चालू हो गए। न्यूक्लियस अट्रैक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई एलिमेंट ऑफ फोर्थ पीरियड हैज अ लेस साइज। फोर्थ का क्यों है? क्योंकि भाई ये जो पुअर शील्डिंग करता है ये सिर्फ और सिर्फ डी के ऊपर चालू होती है, तुम्हारा पी पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पी पे भाई 6 है इलेक्ट्रॉन 6, और उनका शेप सबको पता है ना, शेप कैसा होता है, एस का ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, ये शेप का रीजन होता है जिस वजह से वो पुअर शील्डिंग शो करता है, ठीक है ना। अब देखो मेन डी सबशेल का क्या काम है, काम एक्चुअल काम क्या है, डी सबशेल का एक्चुअल काम क्या होना चाहिए था कि भाई वो मजबूती शो करे किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या क्रिएट करे, एकदम मजबूत शील्ड क्रिएट करे। बट एक्चुअल में करता है क्या वो, बट डी और एफ सबशेल डू नॉट शो मजबूती। मजबूती का मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग नहीं शो कर पाते। क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको ये चीज नहीं समझ में आई हो? कोई भी ऐसा बंदा है जिसको ये नहीं समझ में आया कि भाई डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट में एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई डी जैसे ही डी सबशेल आता है वो एक स्ट्रॉन्ग शील्ड क्रिएट नहीं कर पाता आसपास, इस वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले आते हैं, खींचे चले आते हैं, तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है, इस वजह से मेरा साइज कम हो जाता है। यही चीज है। तो अब तक कुछ लिखना नहीं था, अब मैं बताऊंगा क्या क्या लिखना है। अब इसमें से देखो ये सेम चीज देखो, अब मुझे पता था भाई शुभम जिसने ये गलत बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, याद नहीं आ रहा, जिसने गलत बताया था, ये क्या होता है मेरा सेकंड होता है, ये मेरा थर्ड होता है, ये आ गया मेरा फोर्थ, जिससे मेरा क्या चालू हो रहा है, डी चालू हो रहा है। क्योंकि एल्यूमिनियम से नीचे वाला तो ऑब्वियसली, बोलो कुछ डाउट है क्या? एरर टाइपिंग, ओके ठीक है। इसके अच्छा ओ एरर टाइपिंग था, अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब तुमको पता था, चलो कोई नहीं, कोई तो होना चाहिए ना कुछ। एक सेकंड, हाँ क्या था, अरे यार इसका मतलब यार नेटवर्क का इशू आ रहा था उस टाइम, देखो तो वाईफाई का प्रॉब्लम था। ठीक है मैं क्या बता रहा था, गैलियम, अब देखो इसके अंदर डी चालू हो गया, तो क्योंकि डी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट होते होते इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि एल्यूमिनियम से भी इसका साइज छोटा हो गया। तो क्या ये रटने की जरूरत पड़ेगी क्या भाई? सिर्फ तुम लोग को ये दोनों देखना है, इन दोनों के बीच में साइज बड़ा छोटा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें डी आ रहा है, और इन दोनों के बीच में साइज में फर्क होगा। इसमें यहां पे तुम एक चीज नोटिस करोगे तो मैंने ये एग्जैक्टली सेम लिख दिया है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, एक्चुअली ऊपर आना चाहिए था, बट मैं एक और चीज रीजन आगे बताने वाला हूं। अच्छा पहले तो ये लिख लो, ये वाला पार्ट पूरा लिख लो। अच्छा ये लिखने की जरूरत है क्या? मेरे ख्याल से सबको पता चल गया होगा डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। फिर भी जो भी लिखना चाहते हैं उन्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाक से लिख लो। वो जो साइज का कंपैरिजन में आगे लिखना है, वो पहले पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। फटाक से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से लिख। और हाँ यार हमेशा उस लैंग्वेज में लिखना चाहिए जिस लैंग्वेज में तुम लोग को समझ में आता है, और तुम लोग को हिंदी वर्ड यूज नहीं करने वाले, तुम इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं।
जैसे ही लिख ले तो नेक्स्ट में लिखना चालू कर देना, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि अगला स्लाइड कराना है। और अगर जिसके पास टाइम ज्यादा बच रहा है, ज्यादा टाइम मिल रहा है, वो चाहे तो ये डायग्राम भी बना सकता है, क्योंकि डायग्राम तो भी पता है उसमें तो कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। चाहे तो तुम्हारे ऊपर है भाई, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब तुम लोग रिवाइज करोगे तब तुम लोग को पता होना चाहिए कि भाई तुम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि उसी बुक से तुम लोग को सारी चीजें समझ में आने वाली है, ठीक है ना। यार अब तक नहीं लिखा क्या? साइज कंपैरिजन आगे बताऊंगा मैं, मतलब आगे लिखेंगे, क्योंकि उसमें एक और बहुत बड़ा चीज है जिसपे बहुत ज्यादा बच्चे लोग गलती करते हैं और जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैलेनियम और इंडिनियम के ऊपर मैं एक और चीज बताने वाला हूं। फिर यांशु लेफ्ट। दो ही लोगों ने लिखा है, और भाई जिसने पहले लिख लिया भाई वो इसका डायग्राम बना ही लो, ज्यादा बेटर होगा। वो इस चीज का डायग्राम बना लो, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। डायग्राम बना लो जिस किसी ने लिख लिया है, जिसके पास टाइम है, बनाया। हाँ, ठीक है। बट यार 4-5 ही नेक्स्ट आए यार अब तक, मतलब थोड़ा रुकना पड़ेगा मतलब, और जल्दी जल्दी जल्दी। देख यार मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग चीज है, पी ब्लॉक बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, इसीलिए यार जितना हो सकता है इसके अंदर रटाने से ज्यादा मैं बताने की कोशिश करूंगा, और फील लेने का ट्राई करेंगे। अगर तुम लोगों ने फील लेना चालू कर दिया ना, तो तुम लोग को बहुत इजीली समझ में आने लग जाएगा और कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर एक बार आप लोगों ने मेटलॉइड का ट्रिक देख लिया, तो अब क्या मेटल और नॉन मेटल में फर्क करना कभी भी रटने की जरूरत है क्या? कि नहीं भाई जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब मेरे नॉन मेटल होते हैं, तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे ये सब लोग ने लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है। अब देखो यहाँ पे साइज का जो फर्क है, सर आपने चेंज क्यों नहीं किया? सर जब आप बता रहे हो, सर ये आप जब बता रहे हो मुझे कि सर ऐसा ही होता है, तो ये आपने सर चेंज क्यों नहीं किया? आपको सर चेंज करना चाहिए था, डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन होता है। सर आपने साइज ऐसा ही क्यों लिखा है? थैलियम को ऊपर होना चाहिए था इस हिसाब से, ऊपर क्यों नहीं है? देखो रीजन बताता हूँ। देखो ये तो ऑब्वियस बात है, सबसे छोटा होगा। इन दोनों के बीच में आप लोगों ने देख लिया है रीजन क्या आ रहा है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है। अभी इन दोनों में क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ 3 एंगस्ट्रॉम का फर्क होता है साइज में, सिर्फ और सिर्फ 3 से या 2.2 या 3 एंगस्ट्रॉम का फर्क होता है साइज के अंदर। किसका फर्क होता है? 3 से 2 एंगस्ट्रॉम का। अगर अनलेस अंटिल तुम लोग को स्पेसिफाइडली पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिनियम और थैलियम में पूछा गया किसका साइज बड़ा है, स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट साइज इज बिगर या स्मॉलर, इंडिनियम या थैलियम के लिए, तब तो भाई तुम यही यूज करोगे, इंडिनियम का छोटा होता है, थैलियम का बड़ा होता है। बट अगर जनरल केस क्या होता है ना, हमेशा ये दोनों इक्वल में ही माने जाते हैं। नॉर्मली ये क्या माने जाते हैं? इक्वल में माने जाते हैं। बट सर इक्वल क्यों सर, इसमें बड़ा क्यों ना? क्योंकि यार तुम एक चीज ये भी तो देखो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। तुम्हारा थैलिनियम के अंदर सीधा 81 है और इंडिनियम में 49 है, तो तुम देख लो 30 इलेक्ट्रॉन का फर्क है। तो यार साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो गया, वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। एक्सेप्शन यही था, सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर कोई आइडियल टीचर है या फिर स्पेसिफिकली पूछा है इंडिनियम और थैलिनियम में बड़ा कौन सा है, तो भाई थैलिनियम बड़ा होगा। बट अगर कहीं पे ये दिया हुआ है तो ये भी गलत नहीं होता, क्योंकि सिर्फ 3 एंगस्ट्रॉम का फर्क होता है और 3 एंगस्ट्रॉम कोई बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। क्या ये चीज क्लियर हुई? ये स्टार मार्क करके लिखो, ये दोनों हमेशा मैक्सिमम 99% टाइम इक्वली रहेंगे जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट बट कभी कभार ये क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि नहीं भाई थैलिनियम बड़ा है, तो वो तुम गलत नहीं बोलोगे कभी भी, वो राइट होता है, क्योंकि वो 3 एंगस्ट्रॉम से बड़ा है। बट क्योंकि 3 एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा है, इस वजह से आप लोग वो नहीं करते, माइंड नहीं करते। साइज कंपैरिजन ये लिखना, और जब भी साइज कंपैरिजन लिख रहे हो ना, उसके साथ ये वाला लिखो, ये इक्वल टू है। पहले पूरा का पूरा ये लिखो, पहले पूरा का पूरा ये लिखो अच्छे से, फिर लास्ट में स्टार नोट बना के ये लिखो, और लिखो देयर इज ओनली 3 एंगस्ट्रॉम डिफरेंस, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है। ये लिख लिया, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये हो गया। ये अगर सब कुछ लिख लिया, नेक्स्ट टेक्स्ट लिखना चालू करो, मैं आगे का समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये आ गया अपना डी ब्लॉक, आप लोगों ने खत्म कर लिया। अब आता है अपना 6
5th और 6th के बीच में आप लोग देखते हैं। तो इसके अंदर अभी क्या आ रहा है अपना यहाँ पे, थैलेनियम। इसमें सब शेल आ चुका है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखो ये है मेन चीज, ये लिखना, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ एब सबशेल इलेक्ट्रॉन द साइज बिकम स्मॉलर ऑलमोस्ट कंपेरेबल। तो हमेशा तुम लोगों को यूज यही करना है, 99% टाइम यही यूज करना है। बट अगर स्पेसिफिकली इन्हीं दोनों के बीच में पूछा है कि नहीं बताओ इंडिनियम और थैलेनियम में से बड़ा कौन सा, तब तुम हमेशा बोलोगे थैलेनियम बड़ा है, क्योंकि 3 आर्मस्ट्रांग का फर्क है। तो ये मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूं कि एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था और दोनों ऑप्शन दिए गए थे, ये भी ऑप्शन दिया गया था और ये भी ऑप्शन दिया गया था। कंपेयर दी साइज, तो बताओ ऑप्शन ए राइट होगा कि ऑप्शन बी राइट होगा? मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइज को रखना था, तो मुझे बताओ ऑप्शन ए राइट होगा कि बी राइट होगा? अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हाँ देखो बी राइट होगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो उस केस में सब लोगों ने ए लिख के आया था कि सबको पता था कि भाई ये दोनों इक्वल होते हैं, यही रट के रखे थे। बट यार 3 आर्मस्ट्रांग का फर्क है और स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन पूछा गया है दोनों के बीच में कंपैरिजन, क्योंकि देखो ये दिखाई दे रहा था, ये कुछ 2005 या 4 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फर्क होता है। ठीक है, ये लिख लो कहीं पे, दोनों ऑप्शन लिख लो, ये दोनों ऑप्शन लिख लो। ऊपर वाला भी राइट है, ये वाला भी राइट है। ये क्यों राइट है? क्योंकि 3 आर्मस्ट्रांग का फर्क है। ये लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये सबको ऑडियो और वीडियो अच्छे से आ रहा है ना यार? इनिशियल में बहुत 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 सर घूम गया था यार, नेटवर्क का इशू आ रहा था इसका मतलब। ठीक है, अरे बोरिंग तो नहीं लग रहा, क्योंकि पी ब्लॉक बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे भी पता है। और रिएक्शन भी भाई आप लोग है ना 95% रिएक्शन तो तुम लोग को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं उनमें जैसे आप लोगों ने उसके लिए ट्रिक नहीं बताई मैंने, तुम्हारा क्या नाम है उसका, अरे नाम भूल गया मैं मेटलॉइड्स के लिए जैसे ट्रिक बताई, वैसे ही 95% रिएक्शंस के अंदर मैं तुम लोग को ट्रिक बता दूंगा। और वो कुछ गिने चुने जो 5-6 रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे वो रट लेंगे। ठीक है ना, मैक्सिमम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी, अब थोड़ी देर पहले बता दिया था आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। अभी इसमें देखो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, इसकी, फिर इसकी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है भाई, कौन सबसे ज्यादा एनर्जी को अपने पास रख सकता है। और इसमें मेन फर्क आता है थैलेनियम में। क्यों थैलेनियम में ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर मेन अगर किसी में कोई भी मेरे से पूछता है ये भाई आयनाइजेशन एनर्जी का ऐसा क्यों है, 95% टाइम तुम लोग का आंसर यही होगा कि भाई ये जो आ रहा है वो रीजन आ रहा है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अगर कोई किसी भी चीज का रीजन हो रहा है ना इसमें, मेन रीजन यही दोनों है, और रीजन आप लोग पढ़ चुके हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी ये पता ही है। ठीक है, ये लिख लो फटाक से, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। ये लिख लो। अभी इसको याद करने का देखो सिंपल तरीका है, अरे याद ट्रिक तो बताओ। देखो बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे ते मतलब मराठी, अरे हाँ तुम लोगों को तो मराठी आती है ना, बॉम्बे ते गोवा ऑलवेज, अरे यार पहले लिख लो उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, एक्चुअली मैंने मेरे लिए करके रखा था, मेरा एक फ्रेंड था जो आने को एनआर एनआर बोलता था। जब भी है ना आना होता ना भाई तुम यहाँ पे आओ, तुम भी ये थे एनआर का, एनआर एनआर, वो आई एन वर्ड बहुत ज्यादा यूज करता था, तो मुझे हमेशा एनआर लगता था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, बॉम्बे टू गोवा ऑलवेज एनआर, ये एनआर मतलब। बट मुझे पता है ए आना चाहिए, बट क्योंकि मैंने मेरे लिए याद करके रखा है इस वजह से एनआर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये लिख लो, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा सबने, बहुत छोटा सा चीज था। और अगर कोई भी ये रीजन पूछता है ना कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके अंदर क्यों आ रहा है, मेन रीजन है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, हमेशा चाहे कुछ हो जाए। अब देखो आप लोगों को बात करनी है स्टेबिलिटी की, अभी आप लोगों को बात करनी है स्टेबिलिटी। एक बार स्टेबिलिटी बता दूं यार, थोड़ा सा लेक्चर, थोड़ा सा मेरे को ये रिएक्शन तक पहुंचना था, बट कुछ तो गड़बड़ हो गई, तो आज शायद रिएक्शन नहीं हो पाएगी। पहले ऑक्सीजन स्टेट बता देता हूँ क्या होता है। देखो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखो इसमें से मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें से देखो एक इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, इस वजह से यहाँ पे +1 भी लिख रखा है।
यहाँ से देखो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन में निकल सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे +3 भी लिख सकता है। बट यहाँ से देखो मैंने इसको रेड कलर करके रखा है, क्यों? क्योंकि सॉरी क्योंकि बोरॉन जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन देके ज्यादा स्टेबल होता है। वो नॉर्मली 3 इलेक्ट्रॉन देके क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। सेम इसके लिए भी, ये भी +1 दे, +3 +1 दोनों दे सकता है। बट ये ज्यादा स्टेबल किसमें होगा, +3 में। ये ज्यादा स्टेबल किसमें होगा, +3 में। ये ज्यादा स्टेबल किसमें होगा, +3 में। बट यहाँ पे देखो मैंने कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज क्यों कर दिया, क्यों? ये ज्यादा स्टेबल है +1 में। बट सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, तुम में से कोई ऐसा है जिसको पता हो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? माइक ऑन करके मैं पूछना चाहता हूँ, कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता लगा कि तुम लोग का पी ब्लॉक थोड़ा बहुत हो चुका है। किसने कराया है? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट किस किस को पता है? कि मैं ऐसे रैंडमली पूछूं, सामने से कोई नहीं बोलेगा तो मेरे को ऐसे रैंडमली पूछना पड़ेगा। आदित्य, आदित्य, हाँ आदित्य, तुम अपना माइक ऑन करो। हाँ सर। हाँ बताओ, इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है? नहीं मैं वापस बता दूंगा, नहीं पता होगा तो भी बताओ। सर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के कारण जो इफेक्ट आता है उसको। क्या 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 वापस? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के कारण इफेक्ट जो आता है उसको इनर इफेक्ट। बट वो इफेक्ट क्यों आता है? रीजन तो यही है ना, इफेक्ट आता है तो हम ऐसे तो मैं बता दूं, रटा दूं कि भाई ये चीज ऐसी होती है। सूरज ईस्ट से उगता है, बट क्यों उगता है? क्योंकि अपना अर्थ ऐसे रोटेट करता है। मेन डिफरेंस पता होना चाहिए ना, अर्थ रोटेट हो रहा है इस वजह से। एक्चुअली अपना अर्थ जा रहा है ना, वेस्ट साइड में रोटेट हो रहा है, पता ना सबको। तो देखो वैसे इसके अंदर इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अरे सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा था कि भाई, अरे सबको ऑडियो और ये सब कुछ दिखाई दे रहा है ना? हेलो, हाँ हाँ चलो चलो ठीक है। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये जो मेन जो है ना, ये +1 क्यों शो कर रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कर रहा है। अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है पहले ये समझो। मुझे सब बताओ कि भाई जो प्रोटॉन का चार्ज होगा, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, प्रोटॉन का चार्ज होगा वो बोरॉन का ज्यादा होगा कि हेलिनियम का ज्यादा होगा? पहले तो ये बता मुझे। बोरॉन में जो चार्ज होगा प्रोटॉन का, वो बोरॉन का ज्यादा चार्ज होगा कि हेलिनियम का? मैं सिर्फ प्रोटॉन, अच्छा ठीक है ये नहीं समझ में आ रहा, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसमें होंगे, बोरॉन में कि हेलिनियम में? ये सबको समझ में आ रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसमें हो जाएंगे, थैलेनियम में। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही मेरा प्रोटॉन का चार्ज होगा। क्या ये चीज सबको समझ में आई? जितना ज्यादा मेरे पास इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा मेरा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का चार्ज होगा ना। ये चीज सबको क्लियर है? अब जितना ज्यादा मेरा प्रोटॉन का या न्यूक्लियस का चार्ज होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींचेगा। आपने थोड़ी देर पहले भी देखा, शील्डिंग के अंदर क्या हो रहा था, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा था, अंदर जा रहा था। भाग की कहां पे जा रहा था, वो न्यूक्लियस के पास जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि भाई अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अभी इसके अंदर हो क्या रहा है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा ही बढ़ जा रहा है। तो इस वजह, तुम सिंपल देखो, बोरॉन में कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 81 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका उतना ही प्रोटॉन का चार्ज भी उतना ही ज्यादा होगा ना कंपैरेटिवली बोरॉन। अभी क्योंकि इसका प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो अंदर की तरफ ही होते हैं, सबको पता है कि भाई जो पीएस सबशेल होता है वो इन्वर्टेड रहता है, ज्यादा अंदर की तरफ होता है। तो ये क्या होता है ना, इनके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने ही नहीं देता। और क्योंकि ये बाहर निकलने नहीं देता, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इस पेयर को ये बाहर निकलने नहीं दे रहा है। क्यों निकलने नहीं दे रहा है? क्योंकि भाई इसका जो ये प्रोटॉन का चार्ज या न्यूक्लियस का चार्ज है वो बहुत ज्यादा, ठीक है ना, इस वजह से। अब ये एक्चुअल जो डेफिनेशन है, रीजन तो मेरे को पता, मतलब मुझे पता था, काफी लोगों को रीजन पता होगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 आ रहा, बट +1 ही क्यों आ रहा है, +3 क्यों नहीं आ रहा? +3 इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है एस वाले, ये अंदर एकदम जकड़ के रखे हैं, न्यूक्लियस ने एकदम जकड़ के रखे हैं, इनको बाहर जाने ही नहीं दे रहा, बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ये जो H2 है ना, इनका इनर्टनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इनर्टनेस मतलब घर पे या अंदर रहने की क्षमता को बोलते हैं इनर्टनेस। द इनर्टनेस ऑफ द इनर NH2 इलेक्ट्रॉन
टूवर्ड अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब जब भी तुम रिएक्ट करोगे, ये दो कोई भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि न्यूक्लियस ने बहुत मजबूती से इनको जकड़ रखा है। क्या अभी सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या मेरे को ये समझ में आ गया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर के इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, बट ऐसा क्यों होता है उसका रीजन सबको समझ में आया सब। बट +3 में ऐसा क्या हो गया जो नहीं हो रहा था, ये सबको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि यार ये कॉन्सेप्ट समझते नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन पे उतर जाते हैं। डेफिनेशन पे यार भूल जाओगे एक समय के बाद में। अब जब तुम कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो एग्जाम में अगर डेफिनेशन भी आया तुम खुद से बना के लिख सकते हो ना। मेन रीजन समझना जरूरी है। ये लिखो अभी जल्दी से, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना चालू करो और पहले ये चीज लिख लो अच्छे से। ये लिखना बहुत जरूरी है। और अपनी भाषा में जो डेफिनेशन लिखना चाहते हो लिख लो, क्योंकि एग्जाम के लिए तो यार तुम लोग को वैसे भी तुम्हारे एनसीईआरटी, अगर तुम एनसीईआरटी से दे रहे हो, महाराष्ट्र बोर्ड से दे रहे हो, तुमको उनकी डेफिनेशन याद रखना ज्यादा जरूरी है। बट फिर भी कॉन्सेप्ट याद रखना ज्यादा जरूरी है। इनर्टनेस का मतलब समझ में आ गया ना क्या होता है, और इनर्टनेस क्यों शो हो रही है? न्यूक्लियस के चार्ज की वजह से। अच्छा हाँ, बहुत लोग मेरे से ये पूछते हैं बट सर न्यूक्लियस में सिर्फ चार्ज कैसे होगा, उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन होते हैं। बट यार साथ में प्रोटॉन भी तो होता है ना। प्रोटॉन के चार्ज, अगर मैं बार ये बोलूंगा ना न्यूक्लियस का चार्ज, तो उसका मतलब है मैं प्रोटॉन की चार्ज की बात कर रहा हूँ। अगर ये चीज समझ में आए तो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना चालू कर दो जल्दी से। लिख के, हाँ, लिखने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना। और तुम लोग यहाँ पे ये वाला साइन मत डालना, तुम लोग +3 लिखो और उसको अंडरलाइन करो। यहाँ पे +3 लिखो, +1 भी लिखो, और +3 को इन सब के अंदर अंडरलाइन करो। इन सब के अंदर +3 को अंडरलाइन करो, सिर्फ इसके अंदर +1 को अंडरलाइन करो। अगर अलग पेन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये डेफिनेशन अपने हिसाब से हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, बिहारी, जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो लिखो, मुझे दिक्कत नहीं है। बट इसका एसेंस समझ में आना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है। यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, इशू है, तो अभी पूछ लो। अगर सर ये वाले स्लाइड में मुझे ये नहीं समझा था, इसमें ये नहीं समझा था, अभी पूछ लो। यहां तक सबको समझ में आ गया है? अब देखो मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग खुद बताओ, जनरल है। अब बताओ सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी, बोरॉन की कि एल्यूमिनियम की? अच्छा पहले तो बताओ, मेटल की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है कि नॉन मेटल की? पहले तो ये लिखो, मेटल की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है कि नॉन मेटल की? जल्दी। सबको पता है, ऑब्वियस बात है सर, मेटल की ज्यादा होती है। सर क्या बच्चे जैसे सवाल पूछ रहे हो? तो उस हिसाब से मुझे बताओ कि बोरॉन तो मेटलॉइड है, ये मेटल है, ये सारे के सारे मेटल है। तो मुझे बताओ ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा कि बोरॉन का होगा? तुम्हारे हिसाब से जनरल बता मुझे। एल्यूमिनियम का होना चाहिए, बट क्योंकि मैंने बोला है कि एक्सेप्शनली रिच फैमिली है, तो इसके अंदर उल्टा है। इसके अंदर इन सबके मुकाबले इसका मेल्टिंग पॉइंट डबल होता है। डबल, सीधा डबल होता है, मतलब बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। बट सर ऐसा कैसे सर, ये तो अपना मेटलॉइड है, इसका तो सर ऑब्वियस सी बात है मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, क्योंकि ये मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता है, इस वजह से मेटलॉइड है। और सर ये मेटल से भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ऐसा कैसा हो सकता है? ये होता है एक शेप की वजह से। देखो मैंने बताया था, वी नो बोरॉन फैमिली इज एक्सेप्शनली रिच फैमिली, ठीक है ना। यूजुअली मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट देन नॉन मेटल। तो ऑब्वियस बात है सर, बोरॉन का सबसे कम होना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे ऐसा बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं। बोरॉन का सबसे ज्यादा होता है, इवन दो इन चारों से ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। ये रीजन होता है इसके शेप का वजह से, क्योंकि इसमें 12 ट्रायंगल शेप आता है। अच्छा तुम लोग को ये शेप दिखाऊं क्या मैं? ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या? सबको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है? हाँ, इस स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलते हैं, ठीक है ना, आइकॉस हेड्रॉन। इसके अंदर होते हैं, पहली बात तो 12 कॉर्नर्स। पहले 12 कॉर्नर्स गिना देता हूं। देखो यहाँ पे देखो, ये 6 कॉर्नर दिखाए, 5 कॉर्नर दिखाई दे रहे, 1 2 3 4 5। क्या ये 5 कॉर्नर दिखाई दिए? और एक ऊपर, ये 6 कॉर्नर ऊपर हो गए। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूं, जैसा ऊपर था ना एग्जैक्टली वैसे ही देखो नीचे भी है, दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे 5 कॉर्नर, यहाँ पे साइड में एक ऊपर, तो इसमें टोटल कॉर्नर्स होते हैं तुम्हारे 6, और टोटल ऐसे ट्राइंगल वाले शेप होते हैं 20। टोटल ट्राइंगल के शेप कितने होते हैं? 20। क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट अपना ये ट्राइंगुलर शेप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ऐसे भी 20 आ गए, इस वजह से तुम्हारा क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सर मेल्टिंग पॉइंट, हाँ सिर्फ ये वाला पार्ट था। मेल्टिंग पॉइंट देखो, ये वाला स्ट्रक्चर में दिखा चुका तुम लोग को अच्छे से, ठीक है ना। ये क्या होता है,
इस स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इसमें कितने होते हैं, 12 कॉर्नर्स होते हैं और 20 फेसेस होते हैं, क्योंकि ये ऐसा अटपटा सा शेप है बोरॉन का, इस शेप की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है। सिर्फ यही रीजन है। अब सर ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ऐसे शेप में क्यों होता है? क्योंकि यार केमिस्ट्री है ना, मोस्टली एक्सपेरिमेंट ड्रिवेंड है। तो पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके ऊपर रिजल्ट आता है, फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। और यार सब लोग अपने घर में एक पीरियोडिक चार्ट लगा लो, जहां कहीं पे पढ़ने बैठते हो ना, वहां पे एक बड़ा सा 4x3 का पीरियोडिक टेबल चार्ट लगा लो, अमेजोन पे बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि फिर यार बार बार तुम लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अरे सबको वॉइस वगैरह तो आ रही है ना, मतलब मैं इतने देर से ऐसे ही बोले जा रहा, लगाया है सर, बहुत बढ़िया जी, जिसने लगा रखा है मेरे तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बोलते हैं, हाँ। ड्यू टू दी आइसो आईकॉस हेड्रॉन स्ट्रक्चर, बोरॉन हैज ऑलमोस्ट डबल बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देन अदर्स। ये देखो मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये लिखना बहुत जरूरी है, ये लिख लो। फिर आज लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, लेक्चर बस इतना ही है अभी।